हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। मैं संतोष सर। पिछली कक्षाओं में हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे संवेग के बारे में और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बारे में। अब आज हम लोग शुरू करते हैं गति का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? गति का समीकरण। गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का समीकरण आपको तीन होता है। कौन कौन समीकरण होते हैं? पहला होता है S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। V इक्वल v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और एक होता है v इक्वल u प्लस at। v इक्वल u प्लस at। v इक्वल u प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, यस हमारा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? यस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं विस्थापन। और जो v होता है वो हमारा होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। और u प्रारंभिक वेग। a होता है त्वरण। t होता है समय। होता है समय। तो गति का समीकरण जो हमारा होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन होते हैं। पहला है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा हमारा है v इक्वल u प्लस at। तो ये हमारा गति का तीन समीकरण है। उधर लिख दिया गया, आपको बताया गया है कि s इक्वल जो हमारा है विस्थापन। आपको बताया गया तो विस्थापन और डिस्टेंस। पिछले वीडियो में बताया गया था कि विस्थापन और जो आपका दूरी होता है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस बताए थे हम कि हमारे द्वारा जितनी चली की टोटल लंबाई होती है, मतलब हम लोग को जहां से शुरुआत किया जितनी लेंथ हम लोग चल लेते हैं वो पूरी लेंथ हमारी क्या होती है? दूरी कहलाती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो हमारा क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक हम लोग। कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था में एक वस्तु विरामावस्था में एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, त्वरण से
त्वरण से चलती है 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग तथा विस्थापन ज्ञात करें। वस्तु का वेग तथा विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है, हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले कह रहे हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग वेग है उस शुरू में तो प्रारंभिक वेग उसका शून्य रहा होगा, फिर चलना शुरू किया होगा, तो हमारा यहां से ये u होगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा? u हमारा 0 हो जाएगा। टाइम दे दिए हैं कि 5 सेकेंड, ठीक कितना दे दिए हैं? 5 सेकेंड, और दिए हैं कि वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a आपका दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको पूछे हैं कि आपका ये अंतिम आपका वेग क्या हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों को निकालते हैं। फार्मूला हम लोग जाने अभी बताएं तुरंत आपका कि v इक्वल u प्लस AT। अब यहां से देखिए v क्या आपका है? v आपका 0 प्लस a आपका 2 टाइम आपका 5 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या वेलोसिटी निकल करके आ गया। इस तरह से हम लोग छोटे सवाल ले देते हैं एग्जाम में, हम लोग फटाक से निकाल देते हैं कि हम तो फार्मूला रखें और मान को सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह से पूछा अभी एस क्या होगा, तो एस के लिए फार्मूला हमारा लगता है एस इक्वल होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u हमारा ऑलरेडी 0 है, u हमारा क्या है? 0 है। 0 इंटू 5 प्लस हाफ, a आपका 2 है और t क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 25 हो जाएगा। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 25 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया? डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया, ये 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से एक छोटा सवाल लगा दिया आपका कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करता है और 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग और विस्थापन क्या हो जाएगा। तो हम लोग पहले v निकाल लिए, v हमारा पहले पूछा है वेग, तो v u प्लस AT। अभी आपको तीनों क्वेश्चन बताए थे कि v इक्वल u प्लस AT या s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल u प्लस 2as। तो यहां से हम लोग v इक्वल u प्लस AT से फॉर्मूला लगाए हैं। u का मान हमारा 0 है और a का मान 2 और t का मान 5, इससे हम लोग v निकाल लिए और s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से मान करके हम लोग अब क्या निकाल लिए? डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। इस प्रकार से हम लोग छोटे से सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला आपका हमारा आता है टॉपिक कि कोई हमारा अगर वृत्त है, क्या है? इसकी त्रिज्या 7 मीटर है। कह रहा है कि अगर कोई वृत्त पे 7 मीटर के वृत्त पर वह हमारा 2.5 चक्कर लगा रहा हो, कितना लगा रहा है? वो 2.5 चक्कर लगा रहा हो, तो वह उसकी टोटल दूरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट और एंड डिस्टेंस
मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि वह 7 मीटर के वृत्त पर वर्क कर रहा है और वह कितना लगाता, वह 2.5 चक्र टोटल लगाता। कितना? 2.5 चक्कर। तो देखिए हम लोग, एक वृत्त पे हमारा जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr। तो एक चक्कर के लिए वो कितना लगा रहा है? 2πr। अगर वह 2.5 चक्कर लगा रहा होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 2πr इंटू 2.5 चक्कर है, 222/7 इंटू r का मान 7, ये हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। तो यहां से कट जाएगा कुछ, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा डिस्टेंस यहां से आ गया 110 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया? डिस्टेंस निकल गया। एकदम आसानी से आप निकालेंगे कि हमारा कोई वृत्त पर कोई अगर वस्तु चक्कर लगा रहा है, अगर वह 2.5 चक्कर लगाता है तो वृत्त की परिधि हमारा नॉर्मल 2πr होता है। टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो वह 2.5 चक्कर घूम रहा है, तो एक चक्कर में 2πr है, तो 2.5 चक्कर मतलब 5/2 चक्कर लगा रहा है। 5/2 चक्कर में हम लोग इसका मान रखें तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया कितना? 1/10 मीटर। तो हम बताए थे कि जितनी दूरी टोटल हम लोग चलते हैं, जितनी लेंथ, वो हमारा क्या होता है? वो हमारी दूरी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं विस्थापन। अब देखिए ये हमारा डायग्राम है। अब इन दोनों के बीच की जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो हमारा जो टोटल रेडियस, टोटल डाया जो होगा 7 + 7, वही हमारा क्या हो जाएगा? 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे देता है तो ऑप्शन से आप कर लेंगे। आगे देखते हैं, डेंसिटी क्या होता है? क्या? डेंसिटी को बोलते हैं हिंदी में घनत्व। डेंसिटी, घनत्व। देखिए घनत्व क्या होता है, तो कह रहा है घनत्व जो होता है किसी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है, किसी यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसी एकांक आयतन के लिए जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। किसी एकांक आयतन के लिए द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे करते हैं? रो से। तो रो इक्वल होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये होता है m/v। क्या होता है? रो इक्वल मास अपान वॉल्यूम होता है। अब इससे हम लोग अगर हमको इसको मात्रक निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? मास को पहली क्लास में आप जाइए, जब आपको हम फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स बताए थे, तो फंडामेंटल यूनिट जो था जिसको मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक हम लोग 7 बताए थे। कौन कौन से मूल मात्रक हम लोग 7 बताए थे? जो कि टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब चीजों पर जिक्र किए थे। तो मास किसका होता है? मास आपका किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सबको मीटर में लिया जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मीटर
क्यूब हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि डेंसिटी, आपके एग्जामों में भी आता है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब देखिए इसी में चीज आता है विशिष्ट गुरुत्व। क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, रो लिक्विड, मतलब किसी द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस इन रो वाटर। मतलब किसी द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रो लिक्विड अपान 4 डिग्री सेल्सियस इन रो वाटर। तो इसके लिए हमारा जो मात्रक होता है, क्योंकि ऊपर भी आपका डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी कैंसिल हो जाता है, इसलिए यह इसकी यूनिट क्या होती है? यह है आपका एक विमाहीन राशि होती है। क्या होती है? यह एक विमाहीन राशि होती है। क्या होती है? विमाहीन राशि होती है। तो इसलिए कई बार पूछ लेता है कि ऐसा कोई यूनिट बताइए इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो आपको हम स्ट्रेन के बारे में बताएं, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती है। ये आपका यूनिट जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो डेंसिटी के बारे में बता दिया गया। अब देखिए कि बहुत पूछता है एग्जामों में कि जो दूध की शुद्धता या आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, मापते बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर। और वायु की सापेक्ष आर्द्रता किसे मापते हैं? वायु की सापेक्ष आर्द्रता, वायु की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। यहां लिख सकते द्रव का आपेक्षिक घनत्व, लिख लीजिए द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, और वायु की सापेक्ष आर्द्रता जो मापा जाता है वो होता है हमारा हाइग्रोमीटर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। क्या देखेंगे? प्रेशर, इसको बोलते हैं दाब। दाब किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं उसको किससे? इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते कैपिटल P वाला जो हमारा होता है, कैपिटल P बराबर वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया से हमें बताएं, अब जब पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। तो फोर्स हमेशा हम लोग किसमें लेते हैं? न्यूटन में। और एरिया हमारा होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। इसका यूनिट आपको हो गया। यह एक कौन सी राशि है? पेपर में आपको जो कई बार पूछता हुआ कि दाब कौन सी राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, इसका जिक्र हम लोग पहले कर दिया गया है। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होती है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। और जिसके परिमाण केवल पता होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो हमारा अदिश राशि होता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ये हमारी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी राशि है? ये हमारी ये अदिश राशि है। ठीक है, इतना आपको पता। एक चीज और पूछ लेता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सॉरी 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है? एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल क्या होता है? 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 बार, इसी को क्या बोलते हैं? 1 बार बराबर 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि वायुमंडल द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है ये। और हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। जब द्रव की बात करेगा, द्रव मतलब हाइड्रो, जल की बात करेगा, तो वहां पर हाइड्रोमीटर, द्रव की जब बात आएगी हाइग्रोमीटर, और वायु की बात जब करेगा तो हाइग्रोमीटर होता है। और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। एक चीज और यहीं देख लेते हैं, पूछ लेता कभी कभी कि दूध की शुद्धता का मेजरमेंट किससे किया जाता है? दूध की शुद्धता का मेजरमेंट, दूध की शुद्धता का मेजरमेंट किससे किससे होता है? लैक्टोमीटर से। किससे होता है? लैक्टोमीटर से। तो आप लोग प्रेशर के बारे में अच्छी तरीके से जान गए कि प्रेशर क्या होता है। उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। यह एक अदिश राशि है। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर भी क्या होता है? 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग अदिश राशि सदस्य राशि के थोड़ा एक चीजें थी, उसको आप पिछली क्लास नहीं बता पाए थे, कि एक छोटा ट्रिक है इसका। किसका? छोटा सा ट्रिक है इसमें, देखते हैं हम लोग। ट्रिक अदिश राशि के लिए, इसकी अदिश राशि के लिए, मतलब अगर इसमें से कुछ मिलते हैं अगर ऑप्शन में, तो आप समझिए वो क्या हमारी अदिश राशियां ही हैं। तो जो ट्रिक हमारा है उसका दाल एमएससी से आता है। उसका दाल एमएससी से आता है।
अब देखिए इसमें क्या क्या है। उसका ऊ मतलब आपका हो गया ऊर्जा से, क्या हो गया? ऊर्जा से। से आपका समय, से आपका समय, और का से आपका कार्य। अभी दाब बताए थे आपको हम, द से दाब, ल से लंबाई, यम से मास, समय, यस से समय, और सॉरी यस से स्पीड, सॉरी यस से आपका स्पीड है, यस से आपका स्पीड, यस से आपका स्पीड, और सी से आपका है करंट, सी से आपका सी से करंट, तो ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, यम से मास, यस से स्पीड, सी से करंट, और आ से वॉल्यूम, आयतन, क्या होगा? आयतन, और त से ताप। तो इस ट्रिक के द्वारा अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि अदिश राशि है। तो इस ट्रिक को आप दिमाग में थोड़ा सेट कर लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे अदिश राशि के हैं। अगर इसके अंतर्गत आपका पूछता है कि ऊर्जा है, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट और आयतन या ताप, तो ये सब हमारे क्या है? अदिश राशि के लिए। तो ये थोड़ा छोटा सा ट्रिक आप लोग दिमाग में रखेंगे तो काफी चीजें इसमें आपका कंफ्यूजिंग नहीं रह जाएगा, आप लोग अदिश की राशि की पहचान आसानी से कर लेंगे। तो अब आप लोग हम आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अब वायुमंडलीय दाब बता दिया आपको, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि हमारे मौसम पर डिपेंड होता है। मौसम पे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि पाठ्यांक और उसका कारण क्या होता है, कि अगर हमारा रीडिंग अचानक बढ़ता है बैरोमीटर पर तो क्या होगा, और अचानक घटता है तो क्या होगा, या धीरे धीरे गिरता है तो क्या होगा। ये बता दिए हैं कि वायुमंडलीय दाब हम लोग किसे मापते हैं? बैरोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो कह रहा है कि अगर हमारे जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है एकाएक गिर जाए, एकाएक गिरना, एकाएक गिरना, देखिए कह रहा वायुमंडलीय दाब का मापन किसे? बैरोमीटर से। तो अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक एकाएक गिरता है तो उससे संकेत क्या हमको? उससे संकेत होता है कि आंधी आने का सूचक है। क्या होगा? आंधी का सूचक है, आंधी का सूचक है। अगर हमारा एकाएक पाठ्यांक रीडिंग अगर बैरोमीटर का गिरता है तो समझिए आंधी आने का संकेत मिल रहा है। अगर धीरे धीरे गिरता है, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का सूचक है, कि मतलब बारिश होगा, वर्षा का अनुमान लगाता है, वर्षा का सूचक। और अगर अचानक गिर जाता है, सॉरी धीरे धीरे अगर चढ़ता है, तो अगर धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ना दिन साफ रहने का सूचक होता है, कि मौसम आपका साफ रहेगा, दिन साफ रहने का सूचक, दिन साफ रहने का
सूचक। तो ये हमको बहुत जानना जरूरी है, पूछता है पेपर में कि वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, बैरोमीटर से करते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाएगा तो वो उसका सूचक किसका हो जाएगी, मतलब आंधी का आने का संकेत देता है। अगर धीरे धीरे हमारा पाठ्यांक नीचे गिरता है तो उसको वर्षा आने का सूचक होता है कि वर्षा होने की संभावना रहती है। अगर हमारे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वो कहता है कि दिन साफ रहने का संकेत देता है। तो ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। तो वायुमंडलीय दाब मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैरोमीटर से। एकाएक तापमान का गिरना आदि सूचक, धीरे धीरे गिरना वर्षा सूचक, और धीरे धीरे पाठ्यांक का चढ़ना दिन साफ रहने का संकेत मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव देखिए, सबसे पहला दिमाग में रखना है कि पृष्ठ तनाव, जो हमारी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद हमारी बूंदें गोल किस कारण होती हैं, ये भी पूछता है कि जो हमारी बारिश होती है, बारिश के होने के बाद हमारी जो बूंदें होती हैं गोल रूप धारण क्यों करती हैं, तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ क्या होता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की जो प्रवृत्ति होती है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव के क्या कह रहे हैं, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की प्रवृत्ति होती है। क्षेत्रफल न्यूनतम करने की प्रवृत्ति को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसको न्यूनतम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव कहते हैं। यह कह रहा कि किसी एकांक लंबाई पर, जैसे हमारा कोई है इस तरह से, उस पर हम लोग कोई काल्पनिक रेखाएं खींच दें, अगर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो इनके बीच का जो लेंथ होता है, तो किसी बिंदु पर कार्य करने वाले लंबवत, किसी एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले जो लंबवत फोर्स होता है, T = F/L, मतलब किसी एकांक लेंथ पर कार्य करने वाले परपेंडिकुलर अभिलंब बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। तो वर्षा के जो बूंद गोलाकार करने की प्रवृत्ति होती है किसी कारण होती है, क्योंकि वो अपने क्षेत्रफल को क्या करता है, न्यूनतम करता है। तो वह हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। और जब द्रव का ताप बढ़ता है, जब द्रव का ताप बढ़ेगा, जब द्रव का ताप बढ़ता है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। अगर द्रव का ताप बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, घट जाता है। अगर टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो सरफेस टेंशन का मान घट जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना, अगर टेम्परेचर का मान, ताप का मान बढ़ता है तो सरफेस टेंशन का मान घट जाता है। कुछ इसके एप्लीकेशन भी है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि किस पे एप्लीकेशन पे यह कार्य करता है। एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन, इसका कुछ उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहली बात इसका देख लेते हैं, पतली सुई का जो तैरना होता है वो पृष्ठ तनाव, क्योंकि अपनी क्या करता है, वह एरिया को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, इसलिए क्या करता है, तैरता है। साबुन के घोल को बड़े बुलबुले बनाना, साबुन का जो घोल होता है वो बड़ा बुलबुला क्यों बनाता है, वो भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो क्या करें, पतली सुई का तैरना पतली सुई का तैरना या साबुन के घोल का बड़ा बुलबुला बनना, बड़ा बुलबुला बनना। ठीक है, तो पतली सुई का जो जल में तैरना, ये किसका एप्लीकेशन है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का। ठीक है, सरफेस टेंशन का। तो आप लोग एप्लीकेशन के बारे में अच्छे देख लिए कि जब द्रव का ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है। अगर एप्लीकेशन में देखें कि पतली सुई का तैरना या साबुन के घोल का बड़ा बुलबुला बनाना या गरम सूप, जो गरम सूप हम लोग पीते हैं तो उसका स्वादिष्ट क्यों लगता है, ठंडा होने उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो गरम सूप का स्वादिष्ट लगना भी एक प्रकार से क्या है, वो भी हमारा सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। अब देखते हैं कि अगला किसमें कैपिलरी देखें हम लोग, कैपिलरिटी यहां देखते हैं कि कैपिलरी केशिका क्रिया क्या होता है। कैपिलरी तो बोलते हैं केशिका क्रिया या केशिकात, केशिका क्रिया। देखो, केशिका क्रिया, जो पतली सी कोई केशिका नली होती है, केशिका नली में ही क्या पतली सी ट्यूब में द्रव का तल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, तो क्या कह रहा है कि द्रव के तल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है, केशिका क्रिया कहलाती है। इसका हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि जब देखिए पेड़ पौधे के जड़ों पर हम पानी देते हैं, क्या करते हैं, पेड़ पौधे के हम लोग जड़ों पर पानी देते हैं और देखते हैं कि पत्तियां हमारी हरी भरी हो जाती है, तो उसमें एक रेशा होता है जिसके माध्यम से वह पानी को उनके पत्तियों और टहनियों तक पहुंचाती है। इससे क्या होता है, हमारा पेड़ पौधा हरा होता है। अगर आप एक सूती की रुमाल लीजिए, क्या करिए, एक सूती का रुमाल लीजिए, अगर उसके एक कोने को आप भिगो देंगे तो क्या करता है, धीरे धीरे करके वह क्या होता है, रेशे के द्वारा पूरे रुमाल से आधे से अधिक भाग को क्या करता है, भिगो देता है। तो आपको बताए पहला एग्जाम्पल कि अगर पेड़ों के जड़ों पर पानी देंगे तो उनकी पत्तियां हरी भरी होती हैं, क्योंकि उनके रेशों के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता रहता है। अब तो आप लोगों को लाइट की व्यवस्था हो गई है, पहले हमारे घरों में लैंप होता था या लालटेन होता था, क्या होता था, लैंप और लालटेन, जिसमें हम लोग तेल भर देते थे और उसमें एक बत्ती लगी होती, लैंप की बत्ती, तो उसमें क्या होता, तेल उन बत्तियों के माध्यम से चढ़ता हुआ क्या होता था, ऊपर तक जाता था, जिससे हमारा लालटेन और लैंप क्या होता था, जलता था। तो कैपिलरी क्या है, कैपिलरी वही क्रिया है जिसमें द्रव के तल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना है, क्या कहलाता है, केशिका क्रिया कहलाता है। किसी केश नली में द्रव का चढ़ना या नीचे उतरना ही केशिका क्रिया या केशिकात्व कहलाता है। केशिका क्रिया या केशिकात्व कहलाता है। केशिका क्रिया या केशिकात्व कहलाता है।
समझ में आ केशिका क्रिया क्या होती है कि कोई पतली सी नली लीजिए, अगर उसमें आपका द्रव का तल का ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है तो वही हमारी क्रिया कहलाती है, क्या? केशिका क्रिया या केशिकात्व कहलाती है। इसका छोटा सा जो अभी आपको एग्जाम्पल हम बताए हैं कि पेड़ पौधे के जड़ों पे पानी देने से क्या होता है, पेड़ पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ से पेड़ पौधे के क्या होता है, जड़ से पानी का तक क्या होता है, ऊपर तक पहुंचाना। पेड़ पौधे की जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाना। पेड़ पौधों की जड़ से पत्तियों तक पानी को पहुंचाना। या किसान जो होता है, गांव से हम लोग हैं, अभी खेत की अगर हम जुताई नहीं कर रहे रहते हैं तो हमारे खेत की नमी क्या होती है, बहुत दिनों तक पर्याप्त बनी रहती है। अगर हम खेत की जुताई कर देते हैं तो क्या होता है, खेत में जब जुताई करते हैं तो रेसे क्या होते, टूट जाते हैं और वो हमारा खेत क्या होता है, जल्दी से उसके वाष्प जो होते हैं ऊपर निकल जाते हैं और हमारा खेत जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए हम लोग खेतों में जब पलेवा करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें खेतों जल्दी जुताई कर देते हैं जिससे क्या उसकी नमी निकल जाए। तो खेतों में किसानों के यहाँ भी यह प्रक्रियाएं लागू होती है। कौन सी, कैपिलरी एक्शन, जिससे क्या होता है, खेत जुताई करने के बाद खेत की नमी वाष्पीकृत होकर के निकल जाती है जिससे उसके रेशे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग केशिका क्रिया के बारे में पढ़े, पृष्ठ तनाव और प्रेशर के बारे में पढ़ा गया। तो इस प्रकार से जितना आप लोगों को पढ़ाया गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के इतना रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।